डीएनए पैक होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, बताइए आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। फटाफट से जुड़ जाइएगा और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या होने लगा, प्रोसेसिंग टू एक्सपोर्ट, सॉरी प्यारे बच्चों, बस बस भाई बस 1 सेकंड रुकिएगा, है ना, है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये क्या हो गया यार, गलती हो गई मेरे से, है ना भाई, हो जा जल्दी से खत्म कर दे। चलिए, तो और बताइए भाई, क्या हाल चाल है, पढ़ाई वढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है और डीएनए वाला चैप्टर अच्छा चल रहा है, अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे हो। फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग जुड़ भी जाइएगा। खैर अभी कम बच्चे आए हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर नहीं आता है सर, वीडियो लेक्चर तो डेली आ जाता है, कैसे कह रहे हो आपकी नहीं आता है ना। ठीक है ना, वीडियो लेक्चर तो डेली यहाँ से जो अपलोड होता है वो पहुँच जाता है आप सभी लोगों के पास, है ना। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वीडियो आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, 1 सेकंड या 1 मिनट भाई, देख लो इसको। भाई तू बंद हो जा, ये बोर्ड लैग भी करता है, हैंग भी करता है ना, तो ये बीच से बोर्ड ज़्यादा हैंग भी करने लगा, तो वही, है ना। ठीक है, जादू वादू कुछ भी नहीं दिख रहा है ना है ना, यस सर, और इज गोइंग वेल, ओके। ओके चलो भाई, हो जा भाई, क्या हो गया इसको, क्या इसमें चलने लगा भाई, है ना। बस 1 सेकंड रुकना बच्चे, बस 1 सेकंड, वेट ओनली, नॉट सेकंड, नॉट 1 मिनट, है ना। बस 1 सेकंड रुकिए, हम बुलाते हैं किसी को। ठीक है, लाइट नहीं है सर। चलिए, तो फाइनली अभी कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो कौन सा पीडीएफ है, हाँ पीडीएफ तो यही खुला हुआ था। तो इसमें हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए की पैकेजिंग, एंड हमने कल की क्लास में देख लिया था व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, है ना। हमने एक चीज़ को कंफर्म कर लिया था, डीएनए और आरएनए को हमने देख लिया था। ठीक है, कि डिफरेंट क्या होता है डीएनए और आरएनए में। ठीक है, डीएनए और जो आरएनए है, उस डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंट क्या होता है, उस चीज़ को हमने देख लिया था। ठीक है, चलिए भाई, है ना। अब इस क्लास को अब हम क्या रिवीजन करवाएं, इसमें हमने कल आपको जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने बता दिया है, जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने समझा दिया है। हमने आपको बताया, क्या बताया, कि एक छोटी सी कोशिका है, सेल है, इस सेल के अंदर उससे भी छोटा इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, केंद्रक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वो है न्यूक्लियस, है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, है ना, क्रोमोजोम, और उसी क्रोमोजोम के अंदर होता है क्या, डीएनए। ठीक है, डीएनए कंडेंस रहता है। ठीक है, ये देखो, ये क्रोमोजोम है और ये होता है डीएनए। ठीक है, तो कल की क्लास में जैसे हमने बताया आपको कि एक सेल के अंदर लगभग 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है ना। इतना डीएनए हमारी सेल के अंदर भरा है कि हम पृथ्वी के 30 चक्कर लगा लें, समझ रहे हो भाई, है ना। इतना डीएनए सिर्फ और सिर्फ हमारी सेल के अंदर, हमारी पूरी बॉडी की सेल के अंदर है कि पृथ्वी का, ठीक है ना, पृथ्वी का हम प्यारे बच्चों 30 चक्कर लगा लें। ठीक है, ठीक है ना। डन। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, डीएनए की पैकेजिंग को देखेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कल पढ़ाया था हमने आपको, डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है ना। तो डीएनए जो होता है, 2.2 मीटर डीएनए ऐसी एक छोटी सी कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस होकर के पैक रहता है, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, इस चीज को देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि डीएनए तो भाई बहुत बड़ा है, वो कैसे उसके अंदर पैक है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग है, उसका एक प्रॉपर पैकेजिंग की एक मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म के द्वारा वो प्रॉपर पैक होता है और बंद रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डीएनए की लंबाई है, क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए जिसको बोलते हैं डीएनए की लंबाई। ठीक है, डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइडों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हाँ, डीएनए क्रोमोसोम से बड़ा लग रहा है, बिल्कुल बड़ा लग रहा है, नहीं बड़ा है। ठीक है, डीएनए बड़ा है क्रोमोसोम से, बहुत बड़ा है, वो तो क्रोमोसोम में कंडेंस होकर के रखा है, अगर उसको खोल के फैला दो ना, 2 मीटर का निकलेगा, क्रोमोसोम बिल्कुल छोटा सा, है ना। तो क्या देखा कि डीएनए की जो लंबाई है, डीएनए की पूरी लेंथ है, उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। न्यूक्लियोटाइड क्या है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या है, हमने ये देखा था, है ना, हमने ये देखा था, ये हमारा डीएनए है, क्या है बाबू, हमारा डीएनए है ना, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा मान लो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड बना लो, है ना। ये क्या है हमारा, ये है बच्चों हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड, है ना, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे।
ठीक है, हिंदी में भी क्या बोलेंगे इसको, यही बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और हमको एक चीज़ पता है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहली जो होती है उसको बोलते हैं शर्करा, ठीक है। दूसरी जो होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, है ना। और तीसरी जो होती है वो होती है पेंटोस फॉस्फेट समूह, ठीक है। क्या होती है, वो होती है आपकी फॉस्फेट समूह, ठीक है भाई, ठीक है। ये होता है शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह, तीन चीजें मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड पूरा बनाती हैं। इसी एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बोलते हैं क्षार युग्म, है ना। क्या बोलते हैं, क्षार युग्म। एक न्यूक्लियोटाइड मान लो ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, बीच में क्या है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसी दोनों न्यूक्लियोटाइड को आपस में हम लोग बोलेंगे क्षार युग्म, जिसको बोलते हैं बेस पेयर। अगर तुमने इस बेस पेयर को गिन लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिन लिया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई डीएनए की कितनी लंबाई है। डीएनए कितनी लंबाई है, क्योंकि दो बेस पेयर की जो बीच की दूरी होती है वो 0.3 नैनोमीटर ही तो होती है। बताओ भाई, जो दो बेस पेयर हैं उन दो बेस पेयर की जो बीच की दूरी है वो 0.3 नैनोमीटर ही तो है। हाँ, 0.3 नैनोमीटर से क्या दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी ज़्यादा है? बताइए, जवाब दीजिए। ज़्यादा है, ठीक है ना। बताओ भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक। दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी इतनी है, तो अगर हम सारे बेस पेयर के बीच की दूरी निकाल लें तो हमें डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी, है ना। क्या पता चल जाएगी भाई? डीएनए की लेंथ, यानी कि मीन्स डीएनए की लंबाई पता चल जाएगी। तो यही चीज़ इसमें बता रहा है कि डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगी, ठीक है, कि नंबर कितना है, ठीक है, कि प्यारे बच्चों नंबर कितना है, संख्या कितनी है, उसी पर निर्भर करेगी, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि मानव के अगुणित डीएनए, जो हैप्लॉइड डीएनए है, उसमें कितना बेस पेयर पाया जाता है, कितना पाया जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर जो हैप्लॉइड डीएनए होता है, जो अगुणित डीएनए होता है, वो कितना होता है, वो होता है 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म, ठीक है। हैप्लॉइड डीएनए मतलब जो हमारी शुक्राणु कोशिका में है, जो हमारी अंडाणु की कोशिका के अंदर जो डीएनए है, क्योंकि वो अगुणित है तो आधा है ना। बताओ भाई, क्लियर हो गया, वो आधा डीएनए है। तो उनके अंदर कितना डीएनए पाया जाएगा, वो पाया जाएगा 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म, यानी कि 3.3 × 10⁹ बेस पेयर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया है, क्या है ई कोलाई बैक्टीरिया। अगर हम इस मानव का डिप्लॉइड डीएनए देख लें, ठीक है, मानव का द्विगुणित डीएनए देख लें तो इसका 2 गुणा कर दो, ठीक है। मानव का द्विगुणित डीएनए कितना होता है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। 6.6 × 10⁹ बेस पेयर पाया जाता है, ठीक है, मानव का डिप्लॉइड डीएनए, द्विगुणित डीएनए, ठीक है। अब एक पूछ रहा है, इसका नाम है संजय पाल, बच्चा पूछ रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। हाँ बच्चे, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब, ये क्लियर हो गया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए कितना होता है भाई, ई कोलाई का भी डीएनए है, उस ई कोलाई का डीएनए कितना होगा, तो जो ई कोलाई का डीएनए होता है वो होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, यानी कि 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म ई कोलाई का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया गया, 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म ई कोलाई का पाया गया, है ना। क्लियर। तो अगुणित सेल का डीएनए हमने देख लिया, द्विगुणित सेल का देख लिया, ई कोलाई का देख लिया। अब हमको दो बेस पेयर के बीच की दूरी अगर पता चल जाए, देन हम इसकी लेंथ निकाल देंगे कितना लंबा है ये, है ना। अब दो बेस पेयर के बीच की दूरी कैसे पता चलेगी, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरा चार्ट बना के लाया मैं, पूरा चार्ट। इस चार्ट को बनाने के लिए 10 मिनट मेरे को लग गए, ठीक है, सब एक दूसरे में सेट करके लाने के लिए, ठीक है। तो मानव अगुणित डीएनए, ओ भाई ये तो सब इंग्लिश में लिख दिया मैंने, है ना, चलो हिंदी में लिख देता इस साइड। मानव का अगुणित डीएनए हमने क्या देखा, मानव का अगुणित डीएनए पता है आपको क्या है, 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं, है ना, बेस पेयर बोलते हैं। ह्यूमन का डिप्लॉइड डीएनए कितना होता है, 6.6 × 10⁹ क्षार युग्म, ठीक है। मानव का सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू 10⁹ क्षार युग्म, क्लियर हो गया, है ना। वो मत होना बच्चे, परेशान मत होना, हिंदी से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर यानी कि दो बेस पेयर की बीच की दूरी, ठीक है। दो, हिंदी से लिखते हैं दो क्षार युग्म के बीच की दूरी, ठीक है।
दो क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, हमने क्या देखा यहाँ पे देखा ये डीएनए है जैसे, ठीक है। तो एक बेस पेयर हो गया, ये वाला एक बेस पेयर हो गया बीपी, है ना। ये नीचे वाला दूसरा बेस पेयर हो गया बीपी। तो ये जो दोनों बेस पेयर हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। 0.34 नैनोमीटर होगी, है ना। 0.34 नैनोमीटर, ठीक है भाई। इसके बाद हमने क्या देखा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इन मीटर। अगर तुम इसे मीटर बनाओगे तो क्या करोगे, ये भाई नैनोमीटर में है। अगर तुम कोई भी नैनोमीटर को मीटर में बनाओगे तो उसके लिए क्या करोगे बताओ ना। इस दूरी को नैनोमीटर में है तो इसको तुम्हें मीटर में लाना है, ठीक है ना। अभी पूछा भैया आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म नहीं फुल फॉर्म होता है, ठीक है। PHUL लिखा हुआ है, फुल होता है या FULL, है ना। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो अगर तुम इसको मीटर में बनाओगे जाहिर सी बात है 10 की पावर -9 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, वो कर दो, ऐड कर दोगे। 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। -9 जोड़ दोगे क्योंकि नैनोमीटर को जब भी तुम मीटर में बनाओगे तो भाई -9 जोड़ दोगे, मीटर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। -9 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्लियर है ना, क्लियर। फिर नीचे एक लिखा हुआ है कि डिप्लॉयड डीएनए ह्यूमन का कितना होता है, ठीक है। आप देखो द्विगुणित डीएनए कितना होता है। अब लेंथ निकालते हैं, ठीक है। द्विगुणित डीएनए की लंबाई, लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें लिखना होगा बेस पेयर की संख्या कितनी है, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 क्षार युग्म बेस पेयर है ना। ये तो क्लियर है, याद हो जाएगा। इससे गुणा कर दो किसका, इससे गुणा कर दो 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में मीटर आएगा तो मीटर का मात्रा मीटर आएगा, ठीक है। नैनोमीटर को मीटर बना लिया है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन अगर इसमें देखोगे, ठीक है ना। अगर तुम सिंपल से इसमें कैलकुलेशन देखोगे तो ये -9 10 की पावर -9 10 की पावर 9 से कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा, वो बचेगा 6.6 इंटू 0.34 मीटर, ठीक है। तो अगर तुम इसका गुणा करोगे, ठीक है, क्या करोगे, 6.6 इंटू 0.34 मीटर का अगर तुम गुणा करोगे तो तुमको कितना आएगा, 2.2 मीटर के करीब आएगा, बताओ 2.2 मीटर करीब आएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, कितना आएगा, ये आएगा 2.2 मीटर, ठीक है। तो ये जो डिप्लॉयड डीएनए है यहाँ पर देखो ध्यान से, जो डिप्लॉयड डीएनए है 6.6 इंटू 10 की पावर -9 बेस पेयर है, बताओ, है ना। 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है, नॉट -9, है ना, 9 बेस पेयर है। एंड यहाँ पर इसका दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है, 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, है ना, मीटर। बताओ अगर इतनी डिस्टेंस हमको निकल आया है, ठीक है, इतना डिस्टेंस अगर हमको निकल आया है तो अब हम क्या करेंगे बताओ, बताओ। इसका आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे तो मेनली आएगा 2.2 मीटर का डीएनए होता है, ठीक है। अगर हम इसका पूरा देखो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर करके रखी है, यहाँ पर करके रखी है, ठीक है। तो देखो अगर इसको तुम पूरा लिखोगे पूरा कितना आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे महान गणितज्ञ होंगे तो 6 चौको 24 की 4, हाँ तो 2 14 24 28, ठीक है, 2.244 मीटर आएगा, ठीक है। तो मेनली वो जो है जहाँ से अपना ये दशमलव लग जाता है उसके बाद से एक ही अंक ले लेते हैं, 2.2 मीटर का लगभग डीएनए होता है, ठीक है। बताओ ये क्लियर हो गया, है ना। ये पूरा फिजिक्स के अंदर चला जाएगा भाई, और कैलकुलेशन तो हमें पता है आप लोग की बहुत स्ट्रांग होगी, है ना। आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की होगी, तो निकाल ही लोगे बस सेकंडों के अंदर, ठीक भाई। भाई मैं ऐसे इसलिए नहीं कर रहा, तो पता नहीं मेरी आदत ही है तो मैं ऐसे करता रहता, है ना। महान गणितज्ञ बन जाओ, निकाल लोगे, ठीक है। सिंपल प्रोसेस, समझ आया ये। तो 2.2 मीटर का डीएनए क्या होता है, हमारे शेल के अंदर कंडेंस रहता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये चीज को देखने के लिए जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि केंद्रक की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। 2 मीटर का लंबा डीएनए मेरे हाथ से भी बड़ा हो जाएगा। वो एक छोटे से एक सिंगल सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे अरेंज होता है, इस चीज को अगर देखें तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई केंद्रक कितना बड़ा होता है। 2 मीटर की डीएनए है तो केंद्रक भी 5-6 मीटर का होना चाहिए, 5-6 मीटर का रहेगा, 2 मीटर का डीएनए यहाँ घूमता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, केंद्रक मीटर में होता ही नहीं है, तो इतना छोटा होता है कि दिखाई भी ना दे, माइक्रोस्कोप से बहुत परेशान हो गए तब दिखेगा, है ना। तो क्या देखा गया कि 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर उसका जो है डायमीटर होता है न्यूक्लियस का, केंद्रक का। 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर, नॉट मीटर, माइक्रोमीटर, है ना। इतना छोटा होता है केंद्रक, पहली चीज। उस केंद्रक में 2.2, ठीक है, 2.2 मीटर का डीएनए कैसे रहता होगा, क्या आपने कभी सोचा? नहीं सोचा तो अभी सोच लो, है ना। ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। ज्यादा सोचने वाली क्या है बच्चों, बात भी नहीं है। नहीं सोचे थोड़ा सोच लो, नो सर, है ना। अब सोच लो कि कैसे वो रहता है वहां पर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि डीएनए एक खास पैकेजिंग के द्वारा केंद्रक में व्यवस्थित रहता है। जो इतना बड़ा डीएनए है 2.2 मीटर का डीएनए, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक खास पैकेजिंग के द्वारा उसके केंद्रक के अंदर क्या रहता है, वो व्यवस्थित रहता है, ठीक है।
ठीक है। उसके अंदर एक क्या होती है, खास पैकेजिंग होती है, वो एक खास तरीके से पैक होता है, उसके बाद ही वो केंद्रक के अंदर बैठेगा, केंद्रक के अंदर रहेगा। ठीक है, जिसे डीएनए कुंडली के पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे डीएनए कुंडली की पैकेजिंग कहते हैं, कि डीएनए कुंडली कैसे पैक होता है। ठीक है, जैसे बताया ये सेल, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो बड़ा सा डीएनए है, कितने मीटर का, 2.2 मीटर का डीएनए जो है वो कैसे कंडेंस है, कैसे इसमें उपस्थित है, तो इस डीएनए की क्या है, इस डीएनए की एक खास पैकेजिंग है, खास पैकेजिंग है। तो उसी खास पैकेजिंग के द्वारा ये क्या होता है, डीएनए कंडेंस होकर के हमारी सेल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो उसी पैकेजिंग की क्या प्रोसेस होता है, उन सभी को देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो उसी पैकेजिंग को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं भाई। तो क्या देखा कि ये खास पैकेजिंग होती है, डीएनए कुंडली की पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक जीवों में और यूकैरियोटिक जीवों में, इन दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसके अंदर डीएनए की पैकेजिंग अलग होगी, और जो हमारे अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ठीक है, उसकी पैकेजिंग अलग होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल। तो हमने देखा दो प्रकार की सेल होती है, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है क्या हमारी यूकैरियोटिक। ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा कि जो पैकेजिंग होती है वो प्रोकैरियोटिक की अलग होगी एंड यूकैरियोटिक की अलग होगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों हमारे पास सेल हैं, क्या है, ये दोनों हमारे पास सेल हैं, और ये सेल क्या करते हैं, इन सेल के पास डीएनए होता है। ठीक है, दे सेल हैव कंटेन डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इनके पास हमारे पास डीएनए है, क्या देखा, डीएनए है। एंड प्रोकैरियोटिक के पास भी डीएनए है, फिर इसके बाद हमने देखा यूकैरियोटिक के पास डीएनए है ना, दोनों के पास डीएनए है। तो ये सेल के अंदर क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा वो डीएनए को कंडेंस करके अपनी सेल के अंदर एक व्यवस्थित तरीके से, एक वेल मेंटेन्ड कंडीशन के अंदर वो रखते हैं, ताकि वो डीएनए इधर उधर भागे ना। क्योंकि वही डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जो उनके पेरेंट्स में पेरेंट्स से उनको बच्चों में जाएगा, बच्चों से फिर उनके पेरेंट्स में, जो पेरेंट्स बनेंगे फिर उनके सन में, ऐसे करके डीएनए मूव करता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी यही डीएनए मूव करता रहता है। तो भाई इस डीएनए की सेफ्टी तो चाहिए ना, बताओ। भाई दफे तुम्हें कार खरीदते हो तो कार के लिए इंश्योरेंस करवाते हो ना, उसकी सेफ्टी पर्पस के लिए, कि कहीं लड़ भिड़ गई, कुछ भी हो गया तो मैं इंश्योरेंस रहेगा गाड़ी का, तो मैं आसानी जाके बनवा लूंगा, करवाते हो ना, बिना इंश्योरेंस को थोड़ी ना चलते हो लेकर के। तो इसी तरह हमारी सेल भी, जो डीएनए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको कंडेंस करके, उसको पूरा सिक्योरिटी दे करके, ठीक है ना, उसको जेड प्लस की सिक्योरिटी दे करके रखता है भाई, है ना, समझ रहे हो। ठीक है हाँ, विश्वास करते हो, बस अभी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए को, ये जो सेल होती है हमारी, यही सेल कंडेंस फॉर्म में इसको रखती हैं। ठीक है, यही सेल इसको क्या करेंगी, इसको कंडेंस फॉर्म में रखेंगी। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। देखो, अगर हम देखें तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरिया की मान लो सेल है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक कोशिका। हमने आपको एक चीज बताया, क्या बताया, कि जो डीएनए होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो हमने बताया कि डीएनए होता है एसिडिक नेचर का, है ना, एसिडिक नेचर का। ठीक है, और डीएनए के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, है ना। कौन सा चार्ज होता है डीएनए के अंदर, वो होता है निगेटिव चार्ज, होता है ना भाई, है ना, है ना। सर जी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि अर्थ के 30 चक्कर लगा सकते हैं। अच्छा, बोलते हैं सबकी भगवान के चलते ही नाक की जगह कान और कान की जगह नाक होता है। अच्छा, ये बात है। अब इसको पढ़ने के बाद तुम्हारी मान्यताएं खत्म हो जाएंगी, है ना। फिर तुम्हें नहीं लगेगा कि उनके द्वारा होता है, तुम्हें लगेगा कि डीएनए के द्वारा होता है, डीएनए करता है, डीएनए अच्छा है तो भाई ठीक है, और अगर खराब है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जाहिर सी बात है भाई, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका क्या होगा, तो इसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा ही होगा। होगा भाई, होगा नहीं होगा, बताओ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा या नहीं होगा, यस या नो में जवाब दो। ठीक है, मान लो ये इसका डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, ये आनुवांशिक पदार्थ इसका क्या है, वो है इसका डीएनए। ठीक है, ये पूरा भाग क्या है, ये पूरा भाग हो जाएगा कोशिका द्रव्य का, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, है ना। ठीक है, तो डीएनए को कंडेंस करने के लिए क्या होता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक व्यवस्था होती है ताकि डीएनए कंडेंस हो जाए। तो डीएनए ऐसे गोलाकार होकर कैसे कंडेंस होता है, देखो कैसे कंडेंस होता है, ध्यान से देखना, है ना, ये है डीएनए आपका। ठीक है, ये डीएनए, और इस डीएनए में ये जो डीएनए कंडेंस हो रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स, धनात्मक आवेशित प्रोटीन जुड़ रही हैं यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर कुछ मान लो ये एक प्रोटीन जुड़ी, ये एक प्रोटीन जुड़ी, ये एक प्रोटीन जुड़ी, ये एक प्रोटीन जुड़ी, ठीक है। ये क्या जुड़ रही है, ये यहाँ पर जुड़ रही है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जुड़ रही हैं। और ये प्रोटीन्स कैसी हैं, ये प्रोटीन्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। डीएनए कैसा है, डीएनए आपका निगेटिव है, ठीक है। तो मुझे बताओ पॉजिटिव और निगेटिव आपस में जुड़ेगा, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव आपस में जुड़ेगा, तो आपने बोला यस सर जुड़ेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो वो रिपल्स करता, ठीक है, रिपल्सन करता है ना, दूर भागता। एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव है तो वो अट्रैक्शन कर रहा है, दोनों आस पास में आकर के जुड़ रहा है, ठीक है, दोनों आसपास में आकर के जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या प्यारे बच्चों, ये हो गया डीएनए की पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। बताओ क्लियर हो गया यहाँ तक, सभी लोग बताओ, सभी लोग प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तुम लोग भी दिन का दिन ना शैतान हो रहे हो, और इतनी शैतानी प्यारे बच्चों करनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो, इतनी शैतानी करनी नहीं चाहिए कि तुम लोग इतनी शैतानी करते रहते हो, ठीक है। हाँ क्या सर ये हिस्टोन प्रोटीन होती, नहीं ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, याद रखना, ठीक है, नॉट हिस्टोन, नॉट हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर जो ये प्रोटीन्स होती हैं ये नॉट हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं। तो इनके बीच बीच में प्रोटीन्स जुड़ गया पॉजिटिव चार्ज का, तो इस पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन ने इस डीएनए को स्कैटर्ड नहीं होने दिया, पूरे केंद्र के अंदर फैलने नहीं दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो स्कैटर्ड नहीं होने दिया। ये क्लियर हो गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। हाँ प्रोटीन्स होती हैं, और उन प्रोटीन्स का देखो नीट के अंदर ये क्वेश्चन शायद आ सके, यहाँ से नीट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आता है, ठीक है। उस प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीएमीन, से आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो अब पैकेजिंग कैसे होता है, आपसे सिर्फ ये जो है क्वेश्चन इतना पूछेगा, प्रश्न आपसे यही पूछेगा यहाँ से, प्रश्न प्रश्न कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार होती है, बताइए। तो आपको बताना होगा कि किस प्रकार से होती है, आपको फिर यही उत्तर में लिखना होगा जो नीचे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको मैं पढ़ा हूं, आपको सिर्फ यही ढूंढना है, ठीक है। आपने देख लिया प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसके बाद डीएनए की पैकेजिंग है, बस। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग आपने पढ़ा है, आपको पढ़ा है, आप तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए की पैकेजिंग के लिए, फिर उसमें लिखो कि डीएनए ऋणावेशित होता है, वो प्रोटीन से जुड़ करके आपस में बनता है। तो ये देखो, ये हमारी नीचे कुछ दी गई है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इनका जो डायमीटर है, इनका जो पूरा जो है लंबाई है, ठीक है, वो 3 माइक्रोमीटर की है, 3 माइक्रोमीटर की है, ठीक है। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि प्रोकैरियोटिक जीवों में ऐसे जीव जिनके पास प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है ना, है ना, जिनके पास प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। जैसे ई कोलाई, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ये हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया के पास क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ठीक है ना। बताओ भाई, तो जी सामने टेबल पर क्या रखा है, अच्छा टेबल पर यार ये एक टी शर्ट रखा हुआ है, और ये क्या रखा हुआ है ना, ये कुछ कागज रखे हुए हैं भाई, और ये एक बुक रखा हुआ है, ये नोट्स पता नहीं किसके, इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन का उत्तर लिखा हुआ है, 100 तक ऑप्शन उसका उत्तर है, उसके सामने ये है, और क्या है यहाँ पे, है ना। चलो भाई क्लियर हो गया। अब हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक जीव जैसे ई कोलाई केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके पास कोई एक अच्छा सा केंद्रक नहीं पाया जाता है कि ये केंद्रक है और ये एक केंद्रक है, ठीक है, और इसी केंद्रक के अंदर ये डीएनए सेट हो जाए, ये डीएनए इसी के अंदर रहे, तो केंद्रक इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक क्या होता है बच्चे, नहीं पाया जाता है। इसके बावजूद भी, ठीक है, इसके बावजूद भी प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में फैला नहीं होता, ठीक है। इसके बावजूद भी जो डीएनए होता है वो पूरी कोशिका के अंदर फैला हुआ नहीं होता है। इसमें डीएनए ऋणात्मक आवेशित कुछ प्रोटीन्स जो कि धनात्मक आवेशित होती हैं, इनसे बंधकर एक जगह पर स्थित होता है, ठीक है। क्या बोला हमने, समझो कि डीएनए क्या है, ऋणात्मक आवेशित है, ठीक है, और प्रोटीन क्या है, धनात्मक आवेशित है। और ये ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ जुड़ करके कोशिका के एक जगह पर क्या होता है, रहता है, ठीक है, रहता है, जिसे केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो संरचना हमें देखने को मिली है, ये जहां पर ये रह रहा है, इस संरचना को, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये जो हमारा हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ न्यूक्लियोइड। ये जो संरचना देखने को मिली, ये है आपकी न्यूक्लियोइड, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ने में मस्ती आता है, बायोलॉजी, अच्छा मस्ती आता है तो मस्ती कर लो भाई ठीक है। चलो भाई, तो ये हमने क्या देखने को मिला, ये हमको देखने को मिला यहाँ पर न्यूक्लियोइड,
ठीक है, ये संरचना को हमने बोला न्यूक्लियॉइड। क्लियर है, न्यूक्लियॉइड। इसमें डीएनए बड़े बड़े लूपों की तरह सजे रहते हैं। ये जो न्यूक्लियॉइड्स देखने को मिला, ये यहाँ पर क्रोमोसोम है, इस संरचना को बोला न्यूक्लियॉइड्स। ये यहाँ पर पूरा डीएनए कंडेंस होकर के एक जगह रहेगा, उसको बोलते हैं डीएनए जो कंडेंस होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉइड्स। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियॉइड्स है क्या है, जो ये बच्चे न्यूक्लियॉइड्स है, ये न्यूक्लियॉइड्स प्यारे बच्चों एक जगह पर स्थित रहेगा। यही होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैक होना। ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव मनुष्य में पाया जाता है सर जी। मनुष्य तो यूकैरियोटिक जीव है बच्चों, है ना। मनुष्य तो क्या है, मनुष्य आपका यूकैरियोटिक जीव है, मनुष्य आपका प्रोकैरियोटिक जीव बच्चों नहीं है। ठीक है, चलो एक चीज हम और देखते हैं। और क्या देखते हैं, ध्यान से सुनना। अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, जो हमारी कोशिका है उसके अंदर डीएनए की कोशिका की जो है डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। तो देखो, यूकैरियोटिक जीवों में स्पष्ट केंद्रक होता है। मान लो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक यूकैरियोटिक जीव की कोशिका है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक जीव की कोशिका है। इसके अंदर हमको एक स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या देखने को मिला, ये हमारा एक स्पष्ट केंद्रक देखने को मिला। केंद्रक, केंद्रक। तो अब यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है, ये पूरी कोशिका है, सेल है ना, यूकैरियोटिक। अब जो डीएनए होगा ना, जो डीएनए होगा वो इसी के अंदर क्या होगा, कंडेंस होकर के रहेगा। ठीक है, डीएनए इसी के अंदर कंडेंस होकर के रहेगा, पूरे सेल के अंदर नहीं फैलेगा। ठीक है, पूरे सेल के अंदर नहीं फैलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है, नॉट हिस्टोन प्रोटीन, या फिर इसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन्स होते हैं। ठीक है भाई, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा इसका, ये होगा इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जीवों में क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है। क्या होता है, एक स्पष्ट केंद्रक होता है यूकैरियोटिक जीवों में। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि यूकैरियोटिक जीवों में डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। ठीक है, और केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, स्पष्ट केंद्रक होगा और जो केंद्रक का पदार्थ होगा वो एक स्पष्ट एक झिल्ली होगी जिससे घिरा होता है। ठीक है, जिससे घिरा होता है। केंद्रक के अंदर डीएनए ऋण आवेशित और क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन्स जो धन आवेशित होती हैं उनसे घिरा रहता है। केंद्रक के अंदर जो डीएनए है वो क्या है, वो ऋण आवेशित है। और इसके साथ यहां पर कुछ जो धनावेशित प्रोटीन होती हैं। धनावेशित क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। ठीक है, तो ऋण और धन आपस में जुड़ते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं हिस्टोन्स। उनके द्वारा क्या होता है बच्चों, उनके द्वारा जुड़ा होता है। ध्यान से देखो कौन कौन से हिस्टोन 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, हिस्टोन होते हैं 5 प्रकार के, H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमारे हिस्टोन हैं, ये जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या है, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज की है। ठीक है, हिस्टोन मिलकर के एक हिस्टोन अष्टक का निर्माण करता है। ये एक हिस्टोन, ये दूसरा हिस्टोन, ये तीसरा हिस्टोन, ये चौथा हिस्टोन। अब देखो, ये जो एक हिस्टोन है इसके पीछे एक और है हिस्टोन, 2 हिस्टोन, इसके पीछे भी 2 है, 3 हिस्टोन, इसके पीछे 4, 3, 4। ठीक है, तो एक हमको आगे दिख रहा है, एक हिस्टोन इसके पीछे भी है। ठीक है, तो मान लो अगर मान लो एक चीज, क्या मान लो कि H2A है, क्या है, H2A। तो यहाँ पर H2A हिस्टोन हो गया, यहाँ पर H2B हिस्टोन हो गया, यहाँ पर H3 हिस्टोन हो गया, यहाँ पर H4 हिस्टोन हो गया। तो एक हमको सामने दिख रहा है, एक इसके पीछे भी है। ठीक है, एक इसके पीछे भी है। ठीक है, तो H2A के 2 हिस्टोन हो गए, H2B के भी 2 हिस्टोन हो गए, H3 के भी 2 हिस्टोन हो गए और H4 के भी 2 हिस्टोन हो गए। ठीक है, 2 प्रोटीन। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा डीएनए है, ये कैसे कंडेंस होता है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास है डीएनए, है ना बाबू, ध्यान से देखना। ये क्या है, ये हमारे पास है डीएनए, बहुत लंबा है, बहुत लंबे धागे जैसी। मान लो ये एक हिस्टोन प्रोटीन का ये हिस्टोन अष्टक बन गया। क्या बन गया, हिस्टोन ऑक्टमर बोलते हैं, हिंदी से लिख लो हिस्टोन अष्टक, है ना, ऑक्टमर हिस्टोन बन गया, अष्टक, क्योंकि 8 हिस्टोन प्रोटीन मिल करके हिस्टोन अष्टक बना ली। ठीक है, एक बच्ची कह रही है कि इस पर मैं जितना भी पढ़ लेती हूँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। प्यारे बच्चे, वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, यहाँ पे पहले समझो। अब ये डीएनए इस हिस्टोन के पास आएगा, यहाँ पर ऐसे आया, है ना, पिंक कलर से बनाते हैं, इस हिस्टोन के साथ जुड़ा, पीछे की तरफ गया, एक राउंड मारा, ऐसे करके एक राउंड मार के बाहर निकलेगा। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, देखो ये हिस्टोन इसके पास आया, यहाँ से आया, ये घूमा, एक सेकंड देखो, ये जो लिख दिया ये गड़बड़ कर दिया। हिस्टोन अष्टक समझ गए, पहले इतना बताओ, हिस्टोन अष्टक तुम समझ गए, बोलो जल्दी से बोलो, हिस्टोन अष्टक तुम समझ गए। अब देखो ये जो लिख दिया इस वजह से गलत हो रहा है मेरा, एक सेकंड रुकना भी। अब देखो बता देता हूं सबसे पहले तुमको क्या बताना है कि यूकैरियोटिक जीवों में H2A, H2B, H3 एवं H4 के दो अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक यानी कि हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टेमर जो मैं समझा दिया। इसके बाद देखो ऋण आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लपेटा हुआ रहता है, जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूं, क्या मैं बोलता हूं कि ये जो संरचना तुम देख रहे हो, ये संरचना पूरे हिस्टोन ऑक्टेमर है, इनमें 4 हिस्टोन हैं, 2 ठीक है, इसमें 4 हिस्टोन है। ये क्लियर हो गया, बताओ, इतना समझ गए तो समझ जाओगे बहुत आसानी से। ठीक है,
ये क्या है, ये हमारा हिस्टोन ऑक्टेमर है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टेमर है, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा कि ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है, हिस्टोन ऑक्टेमर, इसमें डीएनए लपेटा हुआ रहता है। तो डीएनए मान लो ऐसे आया, ठीक है, क्या आया, ऐसे आया डीएनए, कहाँ चला गया भाई, डीएनए ऐसे आया, इधर से आगे जाते हुए ये गया, यहां से फिर डीएनए मुड़ा, ठीक है, यहां से डीएनए क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां से डीएनए हमारा फिर मुड़ा और मुड़ करके यूं बाहर निकल गया अंदर की तरफ से, ठीक है। जब ये डीएनए क्या हुआ अंदर की तरफ से बाहर निकला तो ये एक राउंड ले लिया, ठीक है, एक चक्र डीएनए क्या हुआ, लपेट दिया गया यहां पर। क्लियर हो गया भाई, ये क्लियर है, बताओ। जैसे यहां पर ये हमने देखा डीएनए ऐसे गया, अंदर घूमा, फिर बाहर निकल गया, ठीक है, डीएनए ऐसे आया, अंदर घूमा, देखो ये यहाँ पे हमको देखा, डीएनए आया, अंदर गया, अंदर से बाहर आया, फिर बाहर निकल गया, ठीक है। तो डीएनए ऐसे आया, अंदर अंदर घूमा, ऐसे बाहर निकल गया। अब ये जो डीएनए, ये डीएनए है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये आपका डीएनए है। यहाँ पर एक जो प्रोटीन हमने और देखी थी, ये वाली प्रोटीन क्या है, H1, ये प्रोटीन यहाँ पर जुड़ी होती है। तुम पूछोगे भैया H1 का काम क्या होता है, तो H1 यहाँ पर जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो स्ट्रक्चर, ये डीएनए ऐसे घूमा, मान लो ये ऐसे न्यूक्लियो ऑक्टोमर है, डीएनए ऐसे गया अंदर, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे निकल गया, ठीक है। एक राउंड घूमा, फिर एक हाफ टर्न हुआ, फिर उससे आधा, मतलब 1.75 डिग्री टर्न किया, आगे निकल गया, फिर दोनों को बांध दिया किसने, H1 प्रोटीन ने। क्लियर है। इस संरचना को हम लोग, इस संरचना के अंदर अब हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इस संरचना को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस संरचना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम, मतलब जो एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम, इसको हटा दो, इसको तुम हटा दो। न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म के डीएनए कुंडलित होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में, इस न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म होंगे, तो 200 क्षार युग्म होंगे, ठीक है। 200 क्षार युग्म प्यारे बच्चों क्या होंगे, इस न्यूक्लियोसोम के पास होंगे। कितने क्षार युग्म, वो होंगे बच्चों 200 क्षार युग्म, ठीक है। ये जो जितना डीएनए इसके अंदर कंडेंस हुआ है, ठीक है, जितना डीएनए इसके अंदर क्या हुआ है, जितना डीएनए इसके अंदर कंडेंस हुआ है, अंदर की तरफ से निकला बाहर चला गया, उतने में क्या हुआ, 200 क्षार युग्म जो है क्या है, रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, हिस्टोन H1 अणु प्रत्येक 200 क्षार युग्म के बाद पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भाई देखो, इसके अंदर 200 क्षार युग्म है, 200 बेस पेयर इसके अंदर है, और इसके बाहर ही तो H1 क्षार अणु पाया जाता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो इसको लॉक करने का कार्य करती है। क्या करती है, लॉक करने का कार्य करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, फिर इसके बाद देखा कि डीएनए हिस्टोन से बंधकर दानेदार संरचना बनाता है, ठीक है। ये हिस्टोन से बंधा दानेदार एक संरचना बनाई, ठीक है, बनाती है, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखाई पड़ती है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए क्या होगा, ये डीएनए मान लो ये छोटे छोटे यहाँ पर हिस्टोन है, ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर है, ठीक है। ये डीएनए गया, इनसे लपटा, और लपट करके क्या बनाया, लपट करके एक संरचना बना रहा है, ठीक है ना, एक संरचना बना, डीएनए कंडेंस हो रहा है, ठीक है। फिर ये डीएनए और कंडेंस होकर के, फिर ये डीएनए क्या होगा, मोर कंडेंस होकर के इस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, ये है हमारा डीएनए, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्या हुआ, ये है हमारा डीएनए, ठीक है भाई, है ना। अब इसके बाद हमने क्या देखा, ये जो न्यूक्लियोसोम है, देखो ये डीएनए था, हिस्टोन प्लस डीएनए, ठीक है, यानी कि यहां पर इस डीएनए के साथ हिस्टोन ग्रुप ऐड है, ठीक, एक हिस्टोन ऐड है, तो हिस्टोन प्लस, है ना, हिस्टोन प्लस डीएनए ऐड है। फिर ये ढेर सारे न्यूक्लियोसोम बनाया। अब ये न्यूक्लियोसोम आगे जाकर के क्या बना देते हैं, क्रोमैटिन बना देते हैं, जो धागे जैसी संरचना केंद्र के अंदर दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब ये क्या बना दिया प्यारे बच्चों, अब ये बना दिया क्रोमैटिन, ये देखो, है ना। फिर इस संरचना को हमने क्या बोला, इस संरचना को हमने बोल दिया क्रोमैटिन, ठीक है बच्चों, बताओ क्लियर हो गया। तो इस संरचना को हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया बच्चों क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये बना लिया क्रोमैटिन। तो जो क्रोमैटिन हम लोग देखने को मिलता है वो यही होता है भाई, यही होता है। तो डीएनए कंडेंस होकर के छोटे छोटे भाग में टूटता है, फिर आगे निकल जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब अगला हम लोग एक चीज देखते हैं, क्या देख लेते हैं, सेल साइकिल का ये पार्ट है, एक नोट है, क्या है कि क्रोमैटिन के धागे कोशिका विभाजन से पहले अस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, यानी कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं कोशिका विभाजन से पहले, ठीक है। क्या होता है कि कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में, यानी कि मेटाफेज में, ये देखो जो यम लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो यम लिखा हुआ है, कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में ये संघनित होकर के मोटे गुणसूत्र की तरह दिखाई पड़ते हैं। यही क्रोमैटिन आगे जाकर के मोर कंडेंस होकर के और कंडेंस हो गए और गुणसूत्र के अंदर सेट हो जाते हैं, ठीक है ना।
गुणसूत्र के अंदर क्या हो जाते हैं बच्चों, वो हो जाते हैं सेट। तो ऐसे करके डीएनए कंडेंस होकर के भरा हुआ रहता है हमारी सेल के अंदर, ठीक है। सेल साइकिल जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है एक यम फेज होता है G1 S G2 फेज, ठीक है। एम फेज जिसको बोलते हैं मेटाफेज, मेटाफेज में ही क्रोमोसोम दिखाई देता है, और G1 और S फेज में क्रोमैटिन दिखाई देता है। रिपल्सन और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के लिए क्या दिखाई देता है, ये जो क्रोमैटिन धागे दिखाई देता है। एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होता है, डीएनए का डबल होता है, ठीक है ना। हिस्टोन क्या है पूछ रहा है बच्चा, हिस्टोन होती है एक प्रकार की प्रोटीन। क्या होती है, हिस्टोन होती है प्रोटीन, बताओ, है ना। हिस्टोन क्या है, वो है आपकी प्रोटीन, ठीक है ना भाई। हिस्टोन क्या है बच्चों, हिस्टोन आपकी प्रोटीन है। बताओ क्लियर है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ क्लियर है। बाबू भैया सब डीएनए का खेल है हाँ बाबू भैया समझ जाओ, सब डीएनए का खेल है। सर 1 बजे बहुत नींद आता है, वीडियो देखते देखते सो जाते हैं सर, रिकॉर्डिंग वीडियो भी नहीं मिलता है ऐप में। अच्छा हम बोल देंगे कि रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज की इस क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा एक बारी, ठीक है। रिवीजन कर लेना प्यारे बच्चों। खींचो, जैसे देखो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए बड़ा है, ठीक है। फिर ये डीएनए धीरे से क्या हुआ, छोटा होता जाता है और कंडेंस होता है। क्या होता है, और प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होता है, एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। उसी से घिर करके प्यारे बच्चों कंडेंस होता जाता है। फिर ढेर सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिल करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फिर यही न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। एक बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे करके बना लेते हैं, इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियोसोम ऐड है ना। इसके अंदर क्या है बाबू, ढेर सारे न्यूक्लियोसोम ऐड है। फिर यही धीरे धीरे आगे जा करके यहाँ पे ये देखो, ये क्या बना लिए, यही बना लिए, क्या यही बना लिए, क्रोमोसोम बना लिए, ठीक है। यही बना लेते हैं क्या बच्चों, यही बना लेते हैं गुणसूत्र, ठीक है। बताइए फटाफट से बताइए सर जी, मनुष्य में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य में प्यारे बच्चों 20 प्रकार के प्रोटीन है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन तो हमको जरूरी है ही है, ठीक है। तो इतना बड़ा डीएनए कैसे कंडेंस होकर के धीरे धीरे करके एक क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है बाबू बताओ। तो वही डीएनए इसी के अंदर कंडेंस रहता है, और ये डीएनए सोचो कभी पूरा नहीं खुलता है कि पूरा 2 मीटर का डीएनए है ना, 2.2 मीटर का डीएनए एक बार में पूरा खुल जाए, नहीं, थोड़ा थोड़ा खुलेगा, ठीक है। अगर आप बच्चे हैं, है ना, अगर आपके शरीर में चोट लग गई है, पता लगा कि लीवर खराब है, लीवर को सही करने के लिए डीएनए थोड़ा सा खुला, एमआरएनए गया, बनाया, प्रोटीन भेज दिया, जाओ बनाओ लीवर को, बनाए, ठीक है। मान लो तुम्हारा घर बन गया है, अब तुम्हारे घर में लाइट खराब है, लाइट खराब हो गई है, तो तुम घर बनाने वाले सारे मिस्त्री को, सारे बिल्डर को, सारे वर्कर को थोड़ी ना बुलाओगे, तुम सिर्फ फोन करोगे इलेक्ट्रीशियन को, इलेक्ट्रीशियन आ जाओ भाई घर की लाइट खराब है। तो सेम एज इट इज वर्क ऐसे ही हमारा डीएनए भी करता है, ठीक है भाई, है ना। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, बताइए भैया आपका कमेंट क्या है, आप अपना कमेंट प्लीज बता दीजिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको प्यारे बच्चों रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई थोड़ा सा, लेकिन आज ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ यार, हाँ ज़्यादा पढ़ा दिया ना भाई, सोचो आप लोग को कम समय में इतना ज़्यादा पढ़ा देता, क्या ही बोलूँ मैं, है ना। 18 पेज हो गए, ठीक है। चलो भाई क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर। आरएनए का जो बच्चा फुल फॉर्म पूछ रहा है उसको बता देते, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। पता है एक चीज और कंफर्म रखना, एक बच्ची जो बोली कि सर हम, ठीक है सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, है ना, कहते हैं ना, एक अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। जिसके पास बहुत कम नॉलेज होती है ना, वही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है ना। वो ज्यादा आपसे बहस करेगा, वो ज्यादा बताएगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता, ये होता है, नहीं मेरी सुनो, नहीं सुनोगे तो गुस्सा आ जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, ठीक है, अपनी बताने के लिए, ठीक है ना। अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने के बाद भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, तो इसका मतलब ये तुम समझ लो कि तुम बुद्ध के रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, तुम एक महान रास्ते में जा रहे हो। क्योंकि अगर थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद तुम बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए कि अरे मेरे को सब कुछ आता है, ये है वो है, ठीक है, तो फिर तुम आगे कुछ पढ़ोगे ही नहीं ना, तुम आगे कुछ बन ही नहीं पाओगे ना। अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नहीं है, लो है, पढ़ने के बाद भी लो रहता है, तो तुम और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, एक समय आएगा तुम्हें लगेगा कि हाँ यार अब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। जैसे आज से अगर 2 साल पहले की बात की जाए, तो 2 साल पहले यार मेरे पास भी कॉन्फिडेंस लो रहता था, और नो डाउट 2 साल पहले अभी भी लो है ना, अभी भी लो। जब मैं देखता हूँ, अभी भी लो क्यों है, जब मैं देखता हूँ कि बायोलॉजी का सिर्फ मुझे बॉटनी सेक्शन का, है ना, बायोलॉजी का सिर्फ मुझे बॉटनी सेक्शन की कुछ चैप्टर ही पता है, कुछ चीज़ों के बारे में मैंने ही पढ़ा है, ठीक है, कुछ जूलॉजी का पढ़ लिया। लेकिन अगर बायोलॉजी पूरी होल बायोलॉजी देखी जाए तो प्यारे बच्चों इतनी बड़ी कि पता नहीं कितने वैज्ञानिक अपना योगदान दे चुके हैं, खोज करते करते मर गए हैं, ठीक है, फिर भी वो पूरी तरीके से खोज नहीं पाए हैं, ठीक है। तब कॉन्फिडेंस लो होता है कि भाई हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और इसी बात पर एक सुकरात बोलते हैं कि बुद्धिमान बनना, क्या बोलते हैं वो, कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्या होता है, मुझे कुछ नहीं आता है। जब आप यही समझोगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो हमेशा तुम पढ़ोगे, हमेशा तुम आगे पढ़ने का सोचोगे, ठीक है। तो भैया हम पहली बात बता दें, हमें भी कुछ नहीं आता है, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत आता है, जो आपको पढ़ाते हैं आपको समझ में आ जाता है, मजा आ जाता है, ठीक है ना, समझ में आ जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बताओ भाई
और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ बायोलॉजी में, आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझ आती है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही हम लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, ठीक है, और पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, गिरेगा, आएगा, गिरेगा, उसको धीरे धीरे करके लेवल अप करेंगे, धीरे धीरे करके उस कॉन्फिडेंस को ऊंचाई तक ले जाएंगे, ठीक है। और उस प्रक्रम में, उस प्रक्रिया में मैं हमेशा बड़ा भाई बन करके, आपका मास्टर बन करके, आपका टीचर बन करके हमेशा आपके साथ रहूंगा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ सर भैया थोड़ी बहुत डाउट है, दोबारा वीडियो देखूंगी तो क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ गया है भैया, वेल डन, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास से विदा ले। हिस्टोन किस में पाया जाता है बच्चों? हिस्टोन इस डीएनए के पास पाया जाता है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो, यही तो है हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये H2A, H3, H4, H2B, ये सभी हिस्टोन प्रोटीन ही है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन ही होती हैं ये, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है सर, हिंदी में लिखा कीजिए ना, अच्छा ठीक है बच्चों, जो हम हिंदी में लिखते हैं, देखो जैसे हिस्टोन अष्टक लिख दिए, जो लिखते हैं वो बता भी देते हैं आपको, है ना, हिस्टोन ऑक्टमर को हिस्टोन अष्टक बोलते हैं, है ना बाबू, बता भी देते हैं, थोड़ा सा समझ जाओ। न्यूक्लियोसोम को बच्चों न्यूक्लियोसोम ही लिखते हैं, उसमें हमने क्या लिख दिया, है ना, उसमें हमने क्या लिख दिया आपको, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो मजा आया ना पढ़ करके, अच्छा लगा। और जो बच्ची पूछ रही थी, मुझे लगता है अधिकतर बच्चों को यही दिक्कत होगी कि पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता है, नहीं आता है तो समझ लो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, ठीक है, धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कर लेना, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हैं, विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।